नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होंगी। देखिए, पिछला टॉपिक हमने दो पार्ट्स में पढ़ा था, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने वो वीडियो देख लिए होंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गया। अगर आपको फिर भी उनमें कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज हम फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। भारत के अंदर जो नदियां हैं उसमें कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ से होकर बहती है, उन नदियों से संबंधित ये टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का जो नाम है वो है अपवाह तंत्र। तो इसमें जो नदियां और जो मुख्य नदी होती है और जो उसकी सहायक नदियां होती है, और उनसे जो बनने वाला जो एक प्रकार का जो जाल है, जो तंत्र है, उसी को अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो इसमें भारत के अंदर हमारे दो प्रकार की नदियां होती हैं, वो चलो हम देखते हैं। ये मैंने बिल्कुल मतलब जितना हो सके उतना शॉर्ट माध्यम से नोट्स बना के आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करी है। और इससे शॉर्ट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा अगर हम शॉर्ट करेंगे तो फिर ये चीज़ें छूटनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैंने इसमें कोशिश करी है कि कुछ चीज़ें छूटे भी ना और शॉर्ट भी हो जाए। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से केयरफुली देखोगे तो आपको ये जो नदियों वाला जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें कुछ लिखा है। देखिए, एक निर्धारित जल मार्ग के द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। यानी एक जल का जो मार्ग होता है, जिसमें जो जिसको हम नदी कहते हैं, जल का जो मार्ग है जिसमें नदियां बहती है, इस मार्ग के द्वारा जो जल का जो प्रवाह होता है उसी को अपवाह कहा जाता है। इस प्रकार के कई जल मार्गों के जाल को ही हम अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी जो नदी के द्वारा जो रास्ता तय किया जाता है, उसी का जो जल का जो प्रवाह होता है उसी को हम अपवाह कहेंगे। और इस प्रकार के जो कई जल मार्ग बन जाते हैं, जो एक जाल बन जाता है नदियां और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो एक जाल तंत्र सा बन जाता है, उसी को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। और तो हमारे देश में दो प्रकार के ही जो नदियां हैं, वो आमतौर पर हम जो नदियों को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो हिमालय नदी तंत्र होता है, जिसमें हिमालय से निकलने वाली नदियां और उसकी जो सहायक नदियां होती है, जो मुख्य नदी होती है और सहायक नदियां होती है, वो उससे संबंधित होता है। और एक जो प्रायद्वीपीय जो हमारा पठारी भाग है नीचे दक्षिण की तरफ, उस साइड से जो नदियां निकलती हैं, एक उस भाग। तो इसमें पूरे देश में जो नदी तंत्र है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, इसमें जो हिमालय की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां, इन जो जो दोनों नदियां हैं, दोनों प्रकार की जो नदियां हैं, इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, जिसमें हमें कुछ पता होना चाहिए कि हिमालय जो नदियां निकलती है उनकी क्या विशेषताएं होती है, प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है वहां से जो निकलती है नदियां, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो मैं आपको कुछ बता देता हूं, तो इसमें आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए, हिमालय से जो नदियां निकलेंगी, उन उन नदियों की विशेषता होती है कि वो नदियां मतलब किसी ग्लेशियर से निकलती है। अगर वो किसी ग्लेशियर से निकलती है तो वो नदियां क्या होती है, बारहमासी होती है। उन नदियों में 12 महीने मतलब पूरे साल पानी बहता रहता है। यानी या तो उनमें बारिश के माध्यम से पानी उनको मिलता रहेगा, नहीं तो उनको जो पर्वतों के ऊपर जो बर्फ है, जो ग्लेशियर है, वहां से जो पानी, जो बर्फ पिघलती है, उसके माध्यम से पानी उन नदियों में आता रहता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, जो हम दूसरे भाग में जिसको डिवाइड किया, ये जो नदियां हैं ये बारहमासी नदियां नहीं होती। इनमें देखिए सारी नदियां इसमें ये भी नहीं कह सकते हम सारी नदियां जो है वो 12 मास नहीं बहती। इनमें भी कुछ नदियां होती है जो बहती रहती है, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम जो नदियां होती है वो वर्षा के टाइम ही बहती है। तो जो प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, वो नदियां हम कह सकते हैं कि वो पूरे साल नहीं बहती है। और हिमालय से जो आने वाली जो नदियां हैं वो पूरे साल बहती रहती है। एक तो इनकी ये विशेषताएं होगी। और एक आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नदियां, हिमालय से आने वाली जो नदियां, ये ज़्यादा लंबाई यानी ज़्यादा दूरी तय करके आती है। तो ये जो ज़्यादा लंबी नदियां होती है, और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होती है वो थोड़ा मतलब उनका जो दूरी है वो कम होती है, वो थोड़े समय में समुद्र में जाके मिल जाती है। तो और यहाँ से जो ये नदियां आएंगी ना, हिमालय वाली नदियां, ये लंबा समय जो लंबा दूरी है, जो लंबी दूरी है वो तय करके आती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक इसमें ये देखना है कि जो हिमालय नदी तंत्र है, यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, ये नाव्य नदियां होती है। इनमें क्या होता है कि जो आप देखते हो कि आपने देखा है कि तीन प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसमें वायु हो गया, वायु से संबंधित हो गया, एक सड़क ट्रांसपोर्ट हो गया, एक जो जल ट्रांसपोर्ट। तो जल वाला जो जिसमें नावें चलती है वो हिमालय वाली नदियों में ज़्यादा चलती है। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, एक तो इनकी लंबाई कम होती है, तो वैसे भी इनमें जो नावें हैं उनका जो लंबा रास्ता तय नहीं कर सकती, तो इसलिए इनमें नाव कम चलती है।
और एक ये जो नदियाँ मैंने आपको अभी बताया कि ये नदियाँ 12 मासी नहीं है, तो मान लीजिए कि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं उसमें जो नाव है उसको चलाना स्टार्ट किया तो आगे पता चला कि आगे नदी ही नहीं है। तो यहाँ जो ये नदियाँ हैं ये पूरी तरह से मतलब नाव के लिए हम कह सकते हैं कि ये सही नहीं है, या नाव जो चलती हैं वो इन नदियों ये जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदी है उसमें कम चलती हैं। तो हिमालय वाली जो नदियाँ इनकी एक ये विशेषता भी है। तो ये आपको थोड़ी सी विशेषताओं से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो यही बनेंगे कि नदियाँ और उनकी सहायक नदियों से संबंधित, यानी ये कोई नदी का आपको नाम दे देगा और ये पूछेगा कि ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, या फिर कोई सहायक नदी का नाम दे देगा हाँ कि ये कौन सी नदी की, या फिर कोई मुख्य नदी का नाम दे देगा कि इसकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं वो यहीं से होते हैं। तो देखिए हम हिमालय जो नदी तंत्र है, जो हिमालय से निकलने वाली जो नदी है, इनमें जो प्रमुख नदियाँ कौन सी है, एक तो देखना है हमें सिंधु नदी तंत्र, जो सिंधु नदी निकलती है। और तंत्र का मतलब अभी आपको बता ही दिया है कि जिसमें सिंधु नदी और उसकी जो अन्य सहायक नदियाँ होगी उससे जो संबंधित जो भी उससे जो बनने वाला जो एक जाल है उसी को हम तंत्र कहेंगे। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ होंगी, दूसरा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ। ये जो तीनों नदियाँ हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। और बाकी इनकी जो सहायक नदियाँ, बहुत सारी इनकी सहायक नदियाँ हैं, उनसे संबंधित भी हम बात करेंगे। फिर देखिए प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उसमें दो प्रकार की नदियां होंगी। एक तो होगी अरब सागर नदी तंत्र, यानी जो ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार से बहकर चलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। एक होती है बंगाल की खाड़ी की नदी तंत्र, यानी यहाँ पर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी में जो नदियां प्रायद्वीपीय पठार से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये तो आपको पता ही होगा कि अरब सागर, और देखिए ये देखिए आप, ये इंडिया है। और इंडिया में क्या है, इंडिया की जो कंडीशंस है वो ऐसी है, दक्षिण साइड से प्रायद्वीपीय जो पठार है वहाँ पर जो इंडिया की कंडीशन है वो ऐसी है। इसमें क्या है, इस साइड इंडिया के अरब सागर है और इस साइड बंगाल की खाड़ी है। यहाँ से जो ये प्रायद्वीपीय पठारी जो भाग है यहाँ से नदियाँ निकलेंगी, तो इसमें कुछ नदियाँ हैं वो इस साइड बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और कुछ नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर ज़्यादा गिरती है। ये जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट में क्या है कि यहाँ पर नदियों के द्वारा बनाया गया रास्ता है। तो ये जो पूर्वी घाट है ये कटा फटा है, तो यहाँ पर बहुत सी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और यहाँ पर कम नदियाँ हैं यहाँ की अपेक्षा। बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है उसकी अपेक्षा अरब सागर में कम नदी गिरती हैं। तो और एक विशेषता इन जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और अरब सागर में जो नदियाँ गिरती है उनकी एक विशेषता ये भी है कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो डेल्टा का निर्माण करेंगी, और अरब सागर में जो नदी गिरेगी वो ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी का निर्माण करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है या फिर ज्वार नदमुख क्या होता है। देखिए जब नदी, मान लीजिए यहाँ से कोई नदी गई है और वो नदी जब यहाँ से बंगाल की खाड़ी में जब नदी गिरती है तो ये वो क्या होती है, कई धाराओं में वितरित हो जाती है, मतलब कई धाराएं उसकी बन जाती है। और यहाँ से हिमालय से निकलने वाली जो नदी है वो भी ऐसे ही आती है यहाँ पर। मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ आती है, जब वो बंगाल की खाड़ी के अंदर जब गिरती है तो वो कई धाराओं में विभक्त हो जाती है। तो जब नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है उनके बीच के अंदर मतलब जो द्वीप से बन जाते हैं और डेल्टा बन जाते हैं, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। और यहाँ से जो नदियाँ गिरती हैं वो क्या होती है कि वो उनकी ढाल है वो तीव्र ढाल होती है और वो स्पीड से चलती है, उनकी जो स्पीड होती है वो तेज होती है, तो वो डायरेक्ट जाके अरब सागर में गिर जाती है। जो नदियाँ डायरेक्ट एक ही धारा के अंदर समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में गिर जाती है, उसको हम कहते हैं ज्वार नदमुख या एस्चुरी। और जो कई धाराओं में विभक्त होकर समुद्र के अंदर गिरती है उसको कहते हैं हम डेल्टा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि तो इस साइड की जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करेंगी, और जो अरब सागर में जो नदियां गिरती है जिस तरह नर्मदा होगी, ताप्ती नदी होगी, ये नदियां क्या करती है, एस्चुरी या जिसको हम जवाहर नदमुख भी कह सकती हैं, इनका निर्माण करेंगी। तो ये भी एक कंसेप्ट है। तो डेल्टा और जवाहर नदमुख में अंतर आपको पता होना चाहिए। देखिए अब हम जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसके माध्यम से हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि दो प्रकार की नदियां हैं, एक तो हिमालय तंत्र की जो नदी है, एक प्रायद्वीपीय तंत्र की नदी है। देखिए हिमालय तंत्र की नदियों में जो सबसे प्रमुख नदी, जो पहला जो नदी है, जो नदी तंत्र है, वो देखो सिंधु नदी तंत्र है। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं और वो कहाँ से निकलती हैं। देखिए ये मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा हाथ से ड्रॉ करने की,
ये मान लीजिए यहाँ पर इंडिया है, और इंडिया अभी आपको पता है पहले जो जम्मू कश्मीर था, ये संपूर्ण जो भी नदियाँ निकलती थी यहाँ से हम बोल देते थे कि ये नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। लेकिन अब क्या हो गया है, ये डिवाइड हो गया है, इसमें ऊपर वाला जो भाग है वो लद्दाख का है और नीचे जम्मू कश्मीर है। तो ये जो सिंधु नदी है ये यहाँ से जो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है यहाँ से ये सॉरी मानसरोवर झील, एक मानसरोवर झील बनी हुई है यहाँ पर, और यहाँ से ये निकलती है, और यहाँ से जब ये लद्दाख में प्रवेश करती है, और लद्दाख में प्रवेश करते ये आगे यहाँ से इसमें पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाती है, और पाकिस्तान से एंटर करती हुई ये आगे जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो सिंधु नदी है वो लद्दाख से होकर बहती है, भारत में सिर्फ लद्दाख से होकर बहती है, जम्मू कश्मीर से होकर नहीं बहती है। और इसमें जो और उसकी सहायक नदियां हैं वो भी हम देखते हैं आगे, थोड़ा हम अच्छे तरीके से भी समझेंगे। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा मिक्स हुआ समझ नहीं आ रहा है तो मैंने आगे भी इसको अच्छे तरीके से समझाया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो सिंधु की मुख्य रूप से जो सहायक नदियां हैं, तो पहले सिंधु नदी है, फिर झेलम नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलेगी, और फिर झेलम के बाद चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, और सतलज नदी है। ये देखिए मैंने आगे भी थोड़ा सा क्लियर से ड्रॉ किया है जिसमें हमें समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से जो नदियाँ हैं ये सिंधु नदी है, और ये सिंधु नदी इंडिया में मतलब प्रवेश करती है लद्दाख से, और लद्दाख में एक गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। ये जब नदी ऊपर से काफ़ी ऊंचाई से गिरती है तो वहाँ पर एक गड्ढे का निर्माण कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। तो सिंधु नदी है जिसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ऐसे आके लद्दाख में, फिर ये पाकिस्तान से होती हुई, और पाकिस्तान में कराची है, एक कराची शहर है, और उसकी कराची मान लीजिए यहाँ पर है, तो कराची के पूर्व में होकर ये अरब सागर के अंदर गिर जाती है। उसके बाद क्या है, झेलम नदी है। झेलम नदी है वो चिनाब की ही सहायक नदी है। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो मुख्य रूप से जो सिंधु की है वो चिनाब नदी है, बाकी जो नदियाँ हैं वो चिनाब नदी के अंदर आके मिल रही हैं। जो मुख्य रूप से जो इसकी सिंधु की जो सहायक नदी है वो चिनाब ही है, लेकिन हम इसमें जो मान लेते हैं कि ये जो सारा तंत्र है ये सिंधु नदी से संबंधित है, तो ये इनको हम सिंधु की सहायक नदियाँ कह देते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो इसमें ये सारी नदियाँ चिनाब के अंदर मिलती है, और फिर चिनाब है वो जाके सिंधु नदी में मिलती है। देखिए झेलम नदी है ये जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील है वहाँ से निकलती है, और उसके बाद ये चिनाब में मिल जाती है। और जो चिनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश से निकलेंगी, और उसके बाद ये यहाँ पर जाके इसमें सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। रावी और व्यास ये भी हिमाचल प्रदेश है। तो इसमें से जो ये सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, इसमें से जो ये चिनाब, रावी और व्यास ये तीनों ध्यान रखना आपको, ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है तीनों नदियाँ। और सिंधु है ये मानसरोवर झील से आती है, यानी ऊपर तिब्बत की तरफ आप देखते हो वहाँ पर कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत के पास ही मानसरोवर झील है, वहाँ से निकलेंगी, फिर लद्दाख में प्रवेश करेगी। और सतलज नदी है, ये भी राकस ताल झील है एक तिब्बत के अंदर, वहीं से निकलती है। तो सतलज झील और ये सतलज नदी, जो सतलज नदी और जो ये सिंधु नदी है ये क्या है, ये पास में से ही निकलती है, और उसके बाद ये तो लद्दाख में प्रवेश कर जाती है, और ये नीचे यहाँ इस तरफ आ जाती है। तो सिंधु, फिर आगे जो व्यास नदी है हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, ये सिंधु की सहायक नदी है। यहाँ पर एक पंजाब में आकर ये जो व्यास नदी है ये सतलज नदी के अंदर आके मिल जाती है, और पंजाब में यहाँ पर एक बैराज बना हुआ है जिसको हम हरीके बैराज कहते हैं, और वो एक बांध बना हुआ है बहुत बड़ा। तो वहाँ से भी एक इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है जो राजस्थान में आती है फिर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रावी जो सतलुज और जो व्यास है ये कहाँ पर मिलती है। इनमें कुछ इन नदियों के जो प्राचीन नेम है वो भी कई बार पूछ लिया, जिस तरह सिंधु नदी है तो सिंधु नदी का प्राचीन नेम सिंधु ही है। झेलम है जिसको वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को पुरुषणी, व्यास को बिपाशा, सतलज को शतुद्री, इस तरह इनके कुछ प्राचीन नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नदी का प्राचीन नाम क्या है। अब हम एक बार जो मैंने ये नोट्स के माध्यम से लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि जो मैप से समझने वाली जो चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब देखिए, अब हम सतलज नदी की बात करें, सिंधु नदी का तो हमने पढ़ ही लिया कि सिंधु नदी कहाँ से, मानसरोवर झील से निकलेंगी, और उसके बाद ये लद्दाख से होती हुई फिर पाकिस्तान में और आगे ये अरब सागर में गिर जाती है। अब बात करते हैं जो सतलज नदी है। सतलज नदी है ये भी राकसताल झील से निकलेंगी, ये ऊपर देखा, और ये भारत में सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, और हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसको हम सिपकिला दर्रा कहते हैं, वहां से होकर ये भारत में प्रवेश करती है, ये मैंने लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए आप पंचनद, पंचनद क्या होता है, ये 5 नदियों का एक समूह है, और जिसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं ये हमें ध्यान रखना है। इसमें एक तो आएगी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, यानी सिंधु नदी को छोड़ के
जब सिंधु नदी को छोड़ के जो बाकी की जो 500 नदियां हैं उनको जब मिलाकर हम कहते हैं तो वो पंचनद का निर्माण करती है, जिसमें झेलम नदी है और जिसको 1180 किलोमीटर, चिनाब है, रावी है 720 किलोमीटर, ब्यास 470 और सतलज है ये 1500, कहीं पर 1450 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिलता है। भारत में 1050 किलोमीटर ये बहती है। इन 500 के द्वारा एक पंजाब के अंदर एक मैदान बनाया जाता है, यानी जो मैदानी भाग है जो इन नदियों के द्वारा सिंचित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पंचनद कहा जाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि पंचनद में कौन कौन सी नदियां शामिल होती है। सिंधु को अगर हम शामिल करते हैं तो इसमें 6 नदियां हो जाती है। सिंधु को छोड़ के बाकी की जो उसकी सहायक 500 नदियां हैं जो पंजाब में एक मैदान का निर्माण करती है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, पंचनद कहा जाता है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि इन नदियों से संबंधित कुछ परियोजनाएं पूछ ली जाती है कि कौन सी नदी के ऊपर कौन सी परियोजना बनी हुई है, तो ये भी थोड़ा हमें ध्यान होना चाहिए कि कई बार परियोजनाओं का जो परियोजना है उसका नाम ही देकर पूछ लिया जाता है कि ये परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है। तो ये अगर हमें पढ़ा हुआ होता है तो थोड़ा ध्यान रह जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सतलज नदी की। अब ये देखिए सतलज नदी आपको बता दिया है कि कहाँ से कैसे निकलती है। अब इस सतलज नदी के ऊपर कुछ 2 परियोजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है। परियोजनाएं छोटी मोटी इनके ऊपर और भी बहुत है, लेकिन जो मुख्य मुख्य परियोजनाएं उनकी ही बात करेंगे हम, जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होती है। देखिए सतलज नदी के ऊपर 2 परियोजनाएं बनी हुई, एक तो भाखड़ा परियोजना और एक नांगल। देखिए इसको साथ साथ में बोल दिया जाता है कि भाखड़ा और नांगल परियोजना, लेकिन वास्तव में अगर हम देखते हैं तो ये दोनों परियोजनाएं अलग अलग है। भाखड़ा है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है और जो नांगल परियोजना है ये पंजाब के अंदर है। तो भाखड़ा और जो नांगल परियोजना ये सतलज नदी के ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है नाथपात झाकरी परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर सतलज नदी के ऊपर बनी हुई है। तो ये परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं के कई उद्देश्य होते हैं जिसमें बिजली वगैरह बनाई जाती है और पानी को स्टोर किया जाता है। तो ये हम कभी जो परियोजनाएं होती हैं उनको क्या उद्देश्य होते हैं ये कभी किसी वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन इतना गहराई में जाके किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि परियोजना का क्या मतलब होता है। वो क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उसमें सिर्फ परियोजनाओं के नाम ही पूछे जाते हैं कि कौन सी परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है। तो ये 2 परियोजना की हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी, अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि जब सतलज और व्यास आपस में मिलती है, ये देखिए यहाँ पर जब सतलज और व्यास आपस में मिलती है तो यहाँ पर एक बांध बना हुआ, एक बैराज बना हुआ है जिसको मैंने बताया था हरिके बैराज। यहाँ पर एक नहर निकली हुई इंदिरा गांधी नहर, उसी को इंदिरा गांधी नहर परियोजना कह दिया जाता है, जो राजस्थान में पानी मतलब राजस्थान में जिसमें सिंचाई होती है, राजस्थान में जिसके माध्यम से, तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये व्यास और सतलज के संगम पर, मतलब व्यास और सतलज का जहाँ संगम होता है, जहाँ दोनों नदियाँ मिलती है वहाँ पर ये हरिके बैराज से ये परियोजना बनी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं व्यास नदी। व्यास नदी के खुद के ऊपर भी एक परियोजना बनी हुई है जिसको पोंग परियोजना कहते हैं ये, और ये हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। उसके बाद रावी नदी है। रावी नदी के ऊपर भी एक परियोजना बनी हुई है जिसको चमेरा परियोजना कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और एक थीन परियोजना है जो पंजाब के अंदर है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा कौन सी परियोजना कौन से राज्य के अंदर या कौन से स्टेट के अंदर है। तो इसमें कोई कंसेप्ट वाला तो कोई बात है नहीं, ये फैक्ट हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे कि कौन सी परियोजना कौन से राज्य में। अब देखिए ये जो थीन परियोजना है ये पंजाब और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है। ये है पंजाब के अंदर, लेकिन इसमें जो इसका जो लाभ मिलता है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों को मिलता है। ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि जो रावी नदी के ऊपर थीन परियोजना है ये दोनों राज्यों की है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की, लेकिन है ये पंजाब के अंदर। अब देखिए जो सिंधु नदी है, जो हमने मुख्य रूप से जो नदी पढ़ी है उसमें उसकी जो सहायक नदियां हैं वो पूछ लिया जाता है कि बाईं तरफ से या दाईं तरफ से जो मिलने वाली। अब देखिए आप थोड़ा सा इस दिशा का आपको पता होना चाहिए। जिस तरह आपको पता है कि ये जो सिंधु नदी है ये यहाँ से बहती है और यहाँ से बहती हुई इस तरफ आती है, इस तरफ, यानी इसका मुंह है वो इस साइड हो गया, तो इसका जो बाईं, और तो इसका मतलब दाईं तरफ ये हो गया, बाईं तरफ ये हो गया। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। जिस मार्ग में जिस तरफ नदी चलेगी उसी तरफ से हम उसका बायां और दायां, ये हमारा बायां और दायां हमें नहीं देखना है, ये हमें नदी का देखना है, नदी किस तरफ बह रही है। तो नदी अब ये इस तरफ बहेगी तो इस नदी का दायां इस तरफ हो गया, बायां यानी ये इस तरफ राइट हो गया, इस तरफ लेफ्ट हो गया। तो इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी की राइट की साइड कौन सी नदियां या दाएं ये दाएं साइड कौन सी है और बाएं साइड कौन सी नदियां हैं। तो 5 नदियां हैं, ये तो आपको पता ही है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये तो एक पंचनद का जो निर्माण हमने पीछे बात भी करी है, तो ये जो पंचनद का निर्माण होता है ये 5 नदियां तो है ही है। इसके अलावा भी कुछ छोटी और भी नदियां हैं जो कई बार एग्जाम में थोड़ा सा गहराई से क्वेश्चन बनता है तो वहां से पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये इन नदियों का सबको पता होता है कि ये सिंधु की सहायक नदियां होती है।
अगर वो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है तो वो उन्हीं नदियों के नाम देता है और पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी की है, सहायक नदियाँ हैं और ये किस तरफ है। तो ये हम थोड़ी सी मैंने लिख दिया, इसमें हम बात कर लेते हैं। देखिए सिंधु जो नदी है उसमें दाईं तरफ से मिलने वाली जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से श्योक होगी, काबुल होगी, कुर्रम होगी, गोमल होगी। ये बहुत बार पूछा गया दाईं तरफ से, यानी जो हमने राइट साइड से बात करी है उसमें जो नदियाँ, ये 4 नदियों के नाम आपको याद रखने हैं और इन्हीं 4 नदियों में बार-बार क्वेश्चन घूम-घूम के आते हैं कि ये जो सिंधु नदी में निम्न में से कौन सी नदी है जो दाएं तरफ से मिलती है या नहीं मिलती है। तो इनमें से ऑप्शंस में से ये दे दिया जाता है। तो श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल, ये जो नदियां आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बाईं ओर से जो मिलने वाली नदियां हैं, जिसमें 5 तो वे होगी पंचनद वाली, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। उनके अलावा है जास्कर है, स्यांग है, सिगार है, गिलगित है। ये 4 नदियां और भी आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों जो सिंधु नदी तंत्र है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है, अपवा किसे कहते हैं, अपवा तंत्र किसे कहा जाता है, डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, यानी जवार नदमुख क्या होता है, ये सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए। अगर आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर पहले किसी ने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, उसको तो जल्दी से समझ, अगर कोई पहली बार ही देख रहा है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो 1-2 बार रिवीजन करने से ये समझ आ जाएगा। तो और आप अपना ये साथ-साथ में कोई भी फेयर कॉपी लेके उसमें ये जो मैंने नोट्स करवाए हैं ये भी आप उतार सकते हैं, अपना अलग से नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक होगा वो इतना ही होगा, सिंधु नदी तंत्र से संबंधित जो हमने सारी बात कर ली है। और नेक्स्ट टाइम जो हम जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और अगला जो कौन सी भी नदी होगी उससे संबंधित देखते हैं हम कौन सी नदी से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे, और उससे संबंधित जो वीडियो होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।